क्या आपने विटामिन पैचेस का नाम सुना है? इन दिनों ये सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। देखिए, आमतौर पर जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे कि विटामिन्स की, विटामिन ए, बी, सी, डी, के वगैरह, तो डॉक्टर हमें अपनी डाइट सुधारने के लिए कहते हैं। जब डाइट से ज़रूरत भर विटामिन्स नहीं मिलते तो खाने के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये सप्लीमेंट्स गोली या कैप्सूल के रूप में आते हैं, लेकिन कई लोगों को इन्हें खाने में दिक्कत आती है। किसी को ये विटामिन्स या सप्लीमेंट्स सूट नहीं करते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, कोई खाना भूल जाता है, तो कोई लापरवाही में इन्हें नहीं लेता। ऐसे में लाइफ सेवर बनकर आते हैं ये विटामिन पैचेस। इन विटामिन पैचेस को खाना नहीं होता है, बल्कि शरीर पर चिपकाना होता है। स्टिकर की तरह दिखने वाले ये पैचेस शरीर पर बड़ी आसानी से चिपक जाते हैं। यहाँ आपने इन्हें चिपकाया, वहाँ आपके शरीर में विटामिन पहुँचने लगे। सुनने में जादू जैसा लग रहा है ना? हमें सेहत पर पिछले दिनों विटामिन पैचेस के बारे में खूब मेल्स आए हैं, तो चलिए आज सेहत के इस एपिसोड में बात करते हैं विटामिन पैचेस पर। डॉक्टर से जानेंगे कि ये विटामिन पैच क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या विटामिन पैच असरदार हैं और क्या इन्हें लगाने से कोई नुकसान भी है। ये भी समझिए कि विटामिन पैच इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सुनिए। Brought to you by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। विटामिन पैचेस एक तरह के चिपकाने वाले छोटे छोटे पैचेस होते हैं, जैसे कि आप बैंडेड देखते हो, ऐसे ही वो पैचेस होते हैं जिनको हम अपर आर्म या अपर बैक पे लगा सकते हैं और उससे हम विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं स्किन के द्वारा। विटामिन पैच का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो देयर आर मल्टीपल पेन किलर्स, जैसे पेन किलर पैचेस भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनको लगाने के बाद एक ड्रग उसमें से रिलीज हो जाती है जो कि स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होते हुए माइक्रो चैनल्स के थ्रू हमारे पेन रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है। इसी तरह से विटामिन पैचेस में से विटामिन निकलता है, जैसे कि विटामिन सी, डी, B12, फोलेट, मैग्नीशियम, आयरन। ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिलीज्ड विद दिस पैचेस। विटामिन पैचेस काफ़ी असरदार हैं, लेकिन फिर भी इसमें आगे रिसर्च होने के अभी भी बहुत सारे चांसेस बचे हैं। लेकिन अभी तक की जितने भी पैचेस आए हैं, अगर दे आर गुड क्वालिटी, दे आर वेरी इफेक्टिव। विटामिन पैच यूज़ करने के एज सच कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसका ओवर यूज़ ना कर लें। अगर पैच को बोला गया है कि 24 घंटे लगाना है, तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको ना लगाएं। आपको ये देखना है कि आपने उसको गीली त्वचा पे तो नहीं लगाया है, कोई बहुत ज़्यादा स्वेटी एरिया पे तो नहीं लगाया है, अदरवाइज उससे कोई स्किन इरिटेशन, बर्निंग होने के चांस हो सकते हैं, खुजली होने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ी रेडनेस हो सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ पैचेस ज़्यादा ही चिपकन वाले हो तो उस जगह पर थोड़ा ग्लू का निशान आ सकता है, या उस हिस्से पे कोई हाइक्स हो सकती हैं जिनको अर्डिंग एरिया बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ों से उसका कुछ हो सकता है और थोड़ी ओवरडोज हो सकती है अगर आपने ज़्यादा लंबे समय के लिए उसको पहन लिया। विटामिन पैच यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्किन कितनी हाइड्रेटेड है। आपको अच्छे से मॉइस्चराइज रखनी है अपनी बॉडी फॉर विटामिन पैचेस टू वर्क। आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन पैच की एक्सपायरी ना हो, बिल्कुल भी लंबे समय तक आप उसको ना पहने रहें, या फिर कम समय में भी आप उसको ना पहने कि आपने पहनना था 12 घंटे, आपने सिर्फ 2 घंटे में उसको लगा के हटा दिया। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो विटामिन पैचेस आर अ ग्रेट वे टू हैव नॉर्मल लेवल्स इन द बॉडी। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग ओरल टैबलेट्स को नहीं ले पाते हैं, वो लोग पैच के द्वारा विटामिन की अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, विटामिन पैचेस लगाना बिल्कुल सेफ है, बस डॉक्टर की बताई गई टिप्स का ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, गाय के दूध से हो सकता है रेबीज। चौंक गए? चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है। अगर आपको भी अब तक यही लगता है तो आज अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की रेबीज से मौत हुई है, लेकिन उसे किसी कुत्ते ने नहीं काटा था, बल्कि उसे गाय के दूध से इन्फेक्शन हुआ है।
कैसे, समझाते हैं। देखिए, जिस गाय का दूध महिला ने पिया, उस गाय को एक आवारा कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने के बाद गाय रेबीज से संक्रमित हो गई, मगर ये बात महिला या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं थी, इसलिए महिला गाय का दूध पीती रही। फिर कुछ वक्त बाद गाय में रेबीज से जुड़े लक्षण दिखने लगे। इसके बाद लोग गाय को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए ताकि उसे वैक्सीन लगवाई जा सके, मगर महिला ने अपना इलाज नहीं करवाया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन बाद महिला में भी रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी, रोशनी और पानी से डरने लगी। जब लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए तो घबराए परिवार वाले उसे कई अस्पताल लेकर भी गए, लेकिन हर अस्पताल ने उन्हें वापस लौटा दिया। आखिर में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें वापस घर ले जाने की सलाह दी। इसके कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। रेबीज से बचने के लिए अब तक उस गांव में कम से कम 10 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। यानी रेबीज के फैलने का सिर्फ एक ही जरिया नहीं है, ये संक्रमित जानवर के दूध से भी फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में रेबीज से जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से 36% भारत में होती हैं। यानी रेबीज हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमने डॉक्टर RR दत्ता से पूछा कि रेबीज क्यों होता है, किन किन जानवरों से फैल सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और रेबीज दूध से भी फैल सकता है क्या, साथ ही जाना इसे कैसे बचा जाए। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि रेबीज एक बीमारी है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। ये जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। रेबीज के ज़्यादातर मामले कुत्ते के काटने से होते हैं, लेकिन रेबीज बंदर, घोड़े, जंगली चूहे, चमगादड़, गधे, लोमड़ी और नेवले से भी फैल सकता है। गाय और भैंस को बीमार जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है, फिर उनसे इंसानों में फैल सकता है। बीमार जानवर के काटने, खरोंचने, सहलाने, उनकी लार, मल मूत्र के संपर्क में आने से रेबीज हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी गाय या भैंस को रेबीज है और उसका दूध बिना उबाले पी लिया जाए तो पीने वाले व्यक्ति को भी रेबीज हो सकता है। हालांकि इसका रिस्क कम होता है, लेकिन अब एक मामला सामने आ गया है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अगर आपको गाय या भैंस के मुंह के पास झाग बनता हुआ दिख रहा है और ये झाग बहुत ज़्यादा बन रहा है, या जानवर एकदम से बहुत फ्रेंडली हो गया है, एकदम शांत हो गया है, तो ऐसे जानवर के पास बिल्कुल मत जाइए। सबसे पहले उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर की सलाह पर रेबीज की वैक्सीन लगवाइए। रेबीज होने पर ज़्यादातर जानवर चुपचाप से रहने लगते हैं। कुछ ही जानवरों में ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत आक्रामक और उत्तेजित हो जाते हैं या लोगों को काटने दौड़ पड़ते हैं। अगर गाय या भैंस में रेबीज से जुड़े लक्षण हैं तो उनका दूध पीने से बचें। कच्चा दूध तो किसी भी कीमत पे मत पीजिए, पहले उसे अच्छे से उबालिए। दूध को उबालने से उसमें मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमेशा दूध उबालने के बाद ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अगर किसी जानवर में रेबीज के लक्षण हैं तो उसका दूध मत ही पीजिए। अब ये समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाए तो उसमें कौन से लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि अगर जानवर ने काटा है तो घाव में खुजली हो सकती है या दर्द दोबारा शुरू हो सकता है, बुखार या हरारत जैसा लगता है, पानी से डर लगने लगता है, रोशनी अच्छी नहीं लगती है, तेज हवा या फिर आवाज़ों से भी व्यक्ति घबराने लगता है, उसे गुस्सा आ जाता है, चिढ़ मचती है। अगर लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएं तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। रेबीज से बचने के लिए इसकी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी कुत्ते या रेबीज से इन्फेक्टेड दूसरे जानवर ने काटा है या आप उनके संपर्क में आए हैं तो तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। आपको 5 डोज का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जा सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बेसन का चीला या रवे का चीला, क्या ज्यादा हेल्दी? जिन लोगों को अपनी कमर की नाप घटानी है, पेट थोड़ा कम करना है यानी वेट लॉस करना है, वो नाश्ते में अक्सर बेसन या फिर सूजी का चीला खाते हैं। सूजी यानी कि रवा। चीला बनाते वक्त वो उस पर काफ़ी सारी सब्जियां भी डालते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चीला खाएंगे तो उनका वजन तेज़ी से घट जाएगा। लेकिन क्या वाकई चीला वेट लॉस में मदद करता है? अगर करता है तो कौन सा चीला खाना ज़्यादा सही रहेगा, बेसन का या फिर सूजी का? ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि बेसन और सूजी दोनों ही हेल्दी होते हैं। उनका चीला बनाकर खाने से वेट लॉस में मदद मिल सकती है। पहले बात सूजी की। सूजी में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। प्रोटीन खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स की मरम्मत होती है। वहीं फाइबर खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। सूजी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा सोर्स है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज्यादा होता है। जिस भी चीज में ज्यादा फाइबर होगा वो पचने में समय लेगी। इस वजह से फाइबर वाली चीजें खाने से पेट देर तक भरा रहता है। इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते, नतीजा वेट लॉस।
हालांकि सूजी का चीला बनाने में तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए अगर आप वेट लॉस के लिए सूजी का चीला खाने की सोच रहे हैं तो पोर्शन साइज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा चीला ना खाइए और इसे कम से कम तेल में ही बनाइए। अब बात बेसन की। बेसन में सूजी से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत अच्छा सोर्स है, यानी बेसन का चीला खाने से पेट देर तक भरा रहता है, भूख कंट्रोल में रहती है, आप कम खाते हैं, जिससे कैलोरीज बर्न करने और वजन घटाने में मदद मिलती है। बेसन का चीला खाने के कुछ और फायदे भी हैं, जैसे ये कम तेल में बन जाता है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, जबकि सूजी में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव है या जिन्हें सीलियाक डिजीज है वो बिना टेंशन के बेसन का चीला खा सकते हैं। बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सूजी से कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना मतलब उस चीज़ को खाने से या उस चीज़ को खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, नतीजा ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, जिससे शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 से 35 के बीच होता है, वहीं सूजी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 होता है। इसलिए डायबिटिक लोगों को बेसन का चीला ही खाना चाहिए। अगर कैलोरी के हिसाब से देखें तो बेसन और सूजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। 100 ग्राम बेसन में 387 कैलोरीज होती हैं, वहीं 100 ग्राम सूजी में 360 कैलोरीज पाई जाती हैं। ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। यानी वेट लॉस के लिए आप बेसन और सूजी का चीला दोनों ही खा सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। हालांकि बेसन का चीला खाने से थोड़ा ज़्यादा फायदे मिलते हैं, इसलिए आपको बेसन का चीला खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी कोई दिक्कत है, जैसे गैस, ब्लोटिंग वगैरह, तो आपको सूजी का चीला खाना चाहिए। एक बात और, वजन घटाने के लिए सिर्फ चीले पर निर्भर मत रहिए। ओवरऑल हेल्दी डाइट फॉलो करिए और रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।